हेलो स्टूडेंट्स आज हम बच्चे जो करने लगे हैं चैप्टर दैट इज स्टाफिंग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पार्ट फर्स्ट बुक का है। चैप्टर स्टाफिंग है। अब स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग मतलब इज स्टाफ। किस वर्ड से आया? स्टाफ वर्ड से। अब स्टाफ लिखा होगा या आप यूज कर सकते हो वर्ड मैन पावर या यूज कर सकते हो वर्ड पर्सोनल, NNEL। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आप लोग मैन पावर, स्टाफिंग हो गया या वर्कर्स हो गए, आप इंप्लॉइज के बारे, आप इंप्लॉइज इनको बोल सकते हो। ठीक है, स्टाफ के बारे जितना भी चैप्टर है दैट इज कॉल्ड कौन सा चैप्टर? स्टाफिंग चैप्टर। अब बच्चे जब हम स्टाफिंग पढ़ते हैं, स्टाफिंग के अंदर फर्स्ट क्या आया? स्टाफिंग की डेफिनेशन। ठीक है, अब स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है। हमने पहले ही पढ़ा कि मैनेजमेंट के अंदर एक फंक्शन आता है दैट इज पॉजडैक। हम पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमारा थर्ड कौन सा फंक्शन है? दैट इज कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग का फंक्शन, राइट। सो अभी अब सबसे पहले हमने क्या किया? स्टाफिंग की डेफिनेशन हम लोग जब पढ़ने लगे हैं, हमने क्या कहा? स्टाफिंग एक प्रोसेस है विच इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग राइट पर्सन। दैट मीन्स काम करने के लिए हमें सही टाइम पर सही बंदा मिल जाना, सही वक्त पर। दैट इज राइट पर्सन एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम। सही पोजीशन के लिए पर्सन मिल जाना इज कॉल्ड, हमने क्या कहा? राइट पर्सन मिल जाना इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब कहते हैं इट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, नंबर 1 आ गया। यूटिलाइजेशन नंबर 2, मेंटेनिंग नंबर 3। तो अभी हमने क्या कहा? ऑब्टेन करना मींस लेकर आना कहीं से, यूटिलाइजेशन मींस उससे काम करवाना, किस तरह से उसको काम करवाएंगे। मेंटेनिंग इज कि लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे साथ रहे, उसको हमने क्या कहा? मेंटेनिंग। तो तीन वर्ड्स हैं कौन से? OUM। फर्स्ट इज ओ से ऑब्टेनिंग, यू से यूटिलाइजेशन एंड एम से मेंटेनिंग। तो क्या कहा? एक मेंटेन करके क्या रखना आपने? सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, जौन सी वर्कफोर्स हमारे साथ रहे। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक मैन पावर प्लानिंग, नंबर 1 आगे, ये हम लोग प्रोसेस में करेंगे इसके बाद आगे। मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी हम प्रोसेस है कि हमने इसके अंदर क्या एक्टिविटीज कौन सी कवर होती हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग है राइट टाइम पर राइट पोजीशन के लिए राइट पर्सन को चूज करना इज कॉल्ड स्टाफिंग की प्रोसेस। अब हमने इसमें 3 वर्ड्स पढ़े। नंबर 1 इज OUM। O स्टैंड फॉर ऑब्टेन करना, U स्टैंड फॉर यूटिलाइज करना, M फॉर मेंटेन। क्या मेंटेन करके रखना है? एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। उसके बाद थर्ड लाइन हमने जो पढ़ी दैट मीन्स इसके कौन सी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में कौन सी एक्टिविटीज कवर होंगी। हम इसकी जब प्रोसेस करेंगे आपको ये पूरे वही वाले पॉइंट्स हैं उसको हमने लिखना है, राइट। उसके बाद अब कहते हैं स्टाफिंग फिल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की बनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनी है। टॉप लेवल पर कुछ बंदे हैं, उसके बाद क्या है? मिडल में उसके अंडर कुछ लोग हैं, एंड उसके बाद क्या है? लोअर में कुछ लोग हैं। ठीक है, तो अभी कहते हैं कि स्टाफिंग क्या करता है? इस हायरार्की के अंदर जहां पे जितने लोग बैठने हैं फिट, उसको फिल कौन करता है हायरार्की को? स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग की प्रोसेस करती है। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन एम्प्टी शेल। कहते हैं एक खाली शेल की तरह ढांचा है जहां पे राइट पर्सन जब तक नहीं होंगे। देखिए आपका स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसमें राइट पर्सन नहीं होंगे वो एक जगह एम्प्टी शेल है, राइट। तो भी राइट पर्सन को लेकर आना, वहां पर रखना, मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग के लिए। ठीक है, स्टाफिंग एम्स टू फुलफिल दिस एम्प्टी शेल्स। तो स्टाफिंग का काम क्या है? इस एम्प्टी शेल्स को भरकर रखना, ताकि वो क्या है? हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके, राइट। अब कहते हैं स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ, ये न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भी कहते हैं नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है आपके पास? आप न्यू प्लान्स बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा करते हो। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो एम्प्टी शेल ही रहेगी ना जब तक पर्सन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कहा यहाँ पर? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, और इसलिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है। सो कहते हैं आफ्टर दैट द मैनेजमेंट स्टार्ट विद एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए सर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? रिक्रूटमेंट। ये वर्ड्स कौन से हम आगे करने वाले हैं बच्चे? सिलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग देती है उन लोगों की, राइट, ताकि वो रिक्वायरमेंट पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कर सके। तो हमने क्या कहा? न्यू ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या बनता है? प्लान बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या करना होता है? स्टाफ को रिक्रूट लेकर आना होता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने क्या कहा? स्टाफिंग के अंदर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है? अब देखिए आप खुद भी,
पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल है या कोई कॉलेज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पुराने लोग लगे हुए हैं कितने सालों से, आप उनको ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, उनकी सैलरी दे रहे हो, परफॉर्मेंस उनकी चेक कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के वो बंदे छोड़ जाते हैं, आप न्यू पर्सन वहां पे रिक्रूट करते हो, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट के सारे बच्चे फंक्शंस जितने भी हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग, ये सारे जितने भी फंक्शंस है, दीज आर कंटिन्यूस फंक्शन, इट कीप्स ऑन गोइंग, ऐसा नहीं है वन शॉट फंक्शन नहीं है, वो कंटिन्यूटी पे चलते रहते हैं। सो हमने क्या कहा, स्टाफिंग भी क्या है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज न्यू जॉब्स क्रिएट होती रहती हैं और सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, कई पुराने लोग छोड़कर जाएंगे, उन पुराने लोगों को रिप्लेस करने के लिए व्हाट यू डू इज यू कीप न्यू एम्प्लॉइज। डन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग क्यों जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफिंग का रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरत है, व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है, तो वाई नीडेड, क्यों रिक्वायर्ड है, उसका आंसर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस। फर्स्ट आर फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल, तो अभी कहते हैं स्टाफिंग का काम क्या है, कि आपके लिए राइट पर्सन को डिस्कवर करना, कौन हमारे पास राइट पर्सन है, और उसकी कॉम्पिटेंसी को आप ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस जॉब्स के लिए लेकर आना, तो आपकी जो सी खाली पोजिशन है, वैकेंसीज हैं, उनको कौन भरता है, स्टाफिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट इज बेटर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या कहा, स्टाफिंग के साथ क्या होगा, परफॉर्मेंस आपकी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि राइट पर्सन राइट टाइम पर राइट जॉब पे अवेलेबल होगा, तो हमने क्या कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर लेगी। नेक्स्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ, तो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर किसका डिपेंड काम करता है, आपका कितना अच्छे लोग लगे हैं। सक्सेशन प्लानिंग हमने यहाँ पे लिखा है, सक्सेशन प्लानिंग मींस आगे फर्दर न्यू पोजीशन, मैनेजरियल हायर पोजीशंस के लिए आप जो लोग लेकर आ रहे हो, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी एंड ग्रो करेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी कहते हैं कि आप जब भी स्टाफिंग करते हो, स्टाफिंग के साथ क्या होगा, आपके जितने रिसोर्सेज हैं, कभी भी आप ओवर स्टाफ नहीं होगा। ओवर स्टाफ मीन्स स्कूल में 15 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि 25 लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा 10 लगे हुए हैं, या 15 रिक्वायर्ड है, 5 लगे हुए हैं, तो ये काम जो बैलेंस करने का है कि 15 चाहिए तो 15 के 15 ही चाहिए, होने चाहिए। ओवर स्टाफिंग को कौन रोकता है, स्टाफिंग की प्रोसेस। अंडर स्टाफिंग को कौन प्रिवेंट करता है, कि अंडर स्टाफिंग ना हो, आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा ना हो, तो आपकी अवॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क, आपका रुका ना रहे, उसको कौन अवॉइड करता है, ऑप्टिमम यूज कौन करता है, स्टाफिंग। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। कहते हैं अगर इंप्लॉइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उनकी परफॉर्मेंस बार बार इवेल्युएट की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उनका मोरेल, मोरेल इज उनका जो मोटिवेशन है, वो क्या होगा, बूस्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे को क्यों चाहिए है स्टाफिंग। अब कहते हैं स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट काम कौन से करता है, हमने कहा रिक्रूट करने का, क्या मतलब क्या होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिक्रूट का मतलब क्या होता है, जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में सर्च करते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, रिक्रूटमेंट। एनालाइजिंग जॉब्स, कितनी जॉब्स में कितने कौन कौन सी जॉब्स है, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन इज चूज करना राइट पर्सन, कंपेंसेशन इज उनको सैलरी देना, पैसा फाइनेंशियली देना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ये हम आगे सारी प्रोसेसेस करेंगे, बट ये क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी एक्टिविटीज एचआर डिपार्टमेंट करता है, हम इसके बात करने लगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हैं जो हमने इसके अंदर करनी है। पूरी डिटेल में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। परफॉर्मेंस को चेक करना, रिलेशंस मेंटेन करने, ठीक है, ग्रीवियंसेस हैंडल करना, ग्रीवियंसेस क्या होता है, उनकी कंप्लेंट्स जौन सी है लेबर की, उस लेबर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स को हैंडल करना। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, एम्प्लॉयज को सोशली किस तरह हम सिक्योर कर सकते हैं, क्रचेज वगैरह खोल दिया, या हम लोग कोई मशीनरी के पास फैक्ट्रीज के अंदर किस तरह से काम करना होता है, वो सब चीजें किस में कवर होगी, हमारी एचआर, ये सारा काम कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट, दैट मींस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जौन सा है, ये सारा काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज बीइंग परफॉर्म बाय एचआर डिपार्टमेंट। So now next question is staffing process. Staffing process बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से यूजली फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही स्टेप क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम करने लगे हैं स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। बच्चे ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब यहाँ पे क्या है, देखो वर्ड सही है, एस्टिमेट क्या करना है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कितने पर्सन चाहिए हैं आपको पर्टिकुलर जॉब करने के लिए। अब देखो मैं ध्यान से पढ़ो, इट रिक्वायर फोरकास्टिंग एंड डिटर्मिनिंग फ्यूचर मैन पावर, कि आपको फोरकास्ट करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, कितने पर्सन चाहिए हैं। इट डिटर्मिन्स नंबर, दो चीजें ध्यान रखना, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर, कितना नंबर चाहिए आपको एंड किस टाइप का पर्सन चाहिए। दो वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितने नंबर चाहिए हैं एंड किस टाइप का पर्सन रिक्वायर्ड है। आप उसको वहां लिखोगे, टाइप मीन्स उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब चीजें आप कहाँ पे पढ़ोगे, मैन पावर रिक्वायरमेंट में। आगे है, वाइल डूइंग दिस कंपनी ऑल्सो मेक पॉलिसी टू अपॉइंट वुमेन एम्प्लॉइज, आप रखते हो, सोचते हो रखना है। पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज, कोई हैंडीकैप है या स्पेशल एबिलिटीज वाला पर्सन है, उसको आपने साथ में रखना है। फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज से कोई आपका पर्सन आ रहा है, उसको आप रख रहे हो। सो कहते हैं इसके अंदर टू काइंड ऑफ एनालिसिस रखनी है, ध्यान रखना बच्चे, यहीं से केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, केस स्टडीज वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं आपने जब भी ये सब चीज कर रहे हो कि कितने मेन, अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कितने पर्सन आपको फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप कहाँ पे करते हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट के अंदर। अब इसमें आपने कहा दो टाइप के आप एनालिसिस करते हो, नंबर वन इज वर्क लोड एनालिसिस बच्चे, एंड सेकेंड इज वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, अब कहते हैं वर्क लोड एनालिसिस क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, जब हम रिक्वायरमेंट के बारे पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, देखो नंबर एंड टाइप तो हमने ऊपर ही कर लिया था कि नंबर एंड टाइप हम एस्टिमेट करते हैं। तो जब आप देखते हो कितने रिक्वायर्ड हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, जब आपने इसके बारे पढ़ा, दैट इज योर वर्क लोड एनालिसिस। लेकिन जब आप वर्क फोर्स एनालिसिस, इसमें कौन सा वर्ड आया, अवेलेबल कितने हैं। अब केस स्टडी क्या, अवेलेबल कितने हैं, तो इसमें ध्यान रखना, पेपर में यहीं पे गलती हो जाती है। केस स्टडी या एमसीक्यू आता है, नंबर ऑफ पर्संस एंड टाइप ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे तो आंसर कौन सा आएगा, लोड, कितनों को ऑलरेडी लोड है, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, कितनों को ऑलरेडी आपको रिक्वायर्ड है पर्संस, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्क लोड एनालिसिस, कितने बंदे एज अ होल हमारे को चाहिए हैं। बट अवेलेबल कितने हैं, उसको क्या कहेंगे, वर्क फोर्स, दैट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, फोर्स वाला इज अवेलेबल, लोड इज रिक्वायर्ड वाला। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज ओवरस्टाफ, कहते हैं अगर आपके पास ये पता चल गया कितने लोग अवेलेबल, सपोज करो मुझे लगता है मेरे पास 25 लोग अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड मेरे को 30 थे, तो कितने और चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं डिफरेंस निकाल के देख लूंगी, मैं 5 को के लिए बाकी प्रोसेस कर लूंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, इस आप जब ये करते हो वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, इससे क्या होगा, कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ नहीं रहेगी, अंडर स्टाफ नहीं रहेगी, मतलब कम नहीं रहेगा स्टाफ, और ऑप्टिमली स्टाफ रहेगा। हमेशा आपके साथ क्या रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगा, अंडर स्टाफिंग नहीं होगा, बट ऑप्टिमली स्टाफ होगा। कहते हैं ओवर स्टाफिंग के केस में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अगर मेरे को 30 पर्सन रिक्वायर्ड थे, मेरे पास 25 हैं, तो मेरे को और कितने चाहिए, 5। लेकिन अगर मुझे रिक्वायर्ड 30 थे, लेकिन मेरे पास हैं कितने, 40 हैं, अवेलेबल मेरे पास कितने हैं, 40 है, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गए 10। अब इन एक्स्ट्राज को मैं क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, और क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ अपनी दूसरी ब्रांचेस में कर दिया। और अगर हमारे को नहीं चाहिए, जैसे अभी कोविड के दौरान देखो, बहुत सारे लोगों को होटल्स के अंदर से निकाला गया, ठीक है, एयरलाइन इंडस्ट्री में से निकाला गया, तो वहां पे क्या था कि आपने पूरी रिक्वायरमेंट देखी जॉब की कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ओवर स्टाफिंग को कम कर दिया अपना खर्चा बचाने के लिए। और कहते हैं लेकिन अगर ये अंडर स्टाफ है, अंडर स्टाफ यहाँ पे था ना, 30 बंदे रिक्वायर्ड हैं, 25 अवेलेबल है, तो 5 और जरूरत पड़ गई, तो हमने क्या कहा, अंडर स्टाफ में क्या करना है आपको, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट हम अगली प्रोसेस करने लगे यहाँ पे, रिक्रूटमेंट और बंदों को सर्च करना है। दस द एम इज टू हैव द राइट नंबर, लेकिन पर्पस अल्टीमेटली क्या है, राइट नंबर, राइट काइंड का होना चाहिए, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो 4 चीजें राइट होनी चाहिए, कौन सा, राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पर्सन, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पर, तो सब चीजें राइट 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 चाहिए हमारे को। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे आया रिक्रूटमेंट। अभी हमारे को जब लगा कि हमारे पास 5 बंदे कम हैं,
तो 5 बंदे जब कम है उसके लिए हमने क्या किया, रिक्रूट। अब ध्यान रखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, कहते हैं सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। आपको लगता है कि आपके जॉन से राइट कैंडिडेट्स हो सकते हैं, आपने उनके लिए सर्च करना, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक वर्ड करते हैं पूल ऑफ कैंडिडेट्स, लिखा हुआ है। तो भी हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट क्या करना है, पूल ऑफ कैंडिडेट्स, उनको इनकरेज करना है कि भाई आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। तो जब आप लोगों को टीवी न्यूज़पेपर्स के अंदर एड्स देते हो, नौकरी.com वेबसाइट है जैसी है, जॉब मॉन्स्टर वेबसाइट है, इन सब वेबसाइट्स, टीवीज, न्यूज़पेपर्स या दुकान पे आपने कई बार लिख कर लगाया होता है काम करने वाले लड़के या लड़की की जरूरत, लिखा होता है। तो वो सब चीजें क्या हो रही हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा है। जब आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। सो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जब भी रिक्रूटमेंट, एक ध्यान से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे बच्चे कि रिक्रूटमेंट कौन सी प्रोसेस है, हमने कहा पॉजिटिव प्रोसेस है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज कैंडिडेट्स को ये लगता है कि भाई कोई भी आ जाओ, मना तो है ही नहीं किसी के लिए आना। तो यहाँ पे क्या है, उनके लिए कौन सी प्रोसेस है, कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव प्रोसेस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया सिलेक्शन। अब कहते हैं इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या है, हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कुछ, हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का। तो आप कहते हैं कुछ सोर्सेज हैं जहां से आप इंप्लॉइज को लेकर आते हो। इंटरनली मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास है, उनमें से भी कई बार आप हायर पोजीशन पे कर देते हो। एक्सटर्नल मींस कहीं बाहर से आप लेकर आए, राइट, डन। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर बच्चे, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, आप ध्यान रखो, हम कभी भी किसी चीज की डेफिनेशन लिखते हैं, उस डेफिनेशन में वो वर्ड नहीं होना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं सिलेक्शन में, इज टू सेलेक्ट द पीपल। नो, इट इज नॉट सेलेक्ट द पीपल, इट इज चूजिंग द राइट पीपल। सो सिलेक्ट का उसका सिनोनिम लिखो आप क्या है। सिलेक्ट में सिलेक्ट लिख लिया, रिक्रूट में रिक्रूट लिख लिया, ट्रेनिंग की डेफिनेशन है तो इज टू ट्रेन द एम्प्लॉइज, तो वो नहीं, गलत है वो चीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, सिलेक्शन क्या है, चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव। आपके पास बहुत सारे लोग आए थे रिक्रूटमेंट में, उनमें से आपको जो लगता है कि आपकी जॉब के लिए फिट बैठता है कैंडिडेट, आप उसको चूज कर रहे हो थ्रू अ प्रोसेस। हम सिलेक्शन प्रोसेस होती है, हमारे टॉपिक आगे आएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। It ensures organization get the most suitable candidate and to enhance self-esteem and prestige of those selected। तो भी यहाँ पे कहते हैं जो आपको लगता है कि राइट कैंडिडेट फिट बैठता है उस जॉब के लिए, आप उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हो, प्रेस्टीज उस एम्प्लॉय की बढ़ाते हो। फॉर दिस एप्लीकेंट्स को किस पे जाना पड़ता है, कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की इंटरव्यू दे दिया, रिटन टेस्ट हो गया, ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो कुछ हर्डल्स हैं, हम आगे टॉपिक में करेंगे। उन हर्डल्स को क्रॉस करके पर्सन कहाँ पे जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब सपोज करो अभी तक आपने क्या किया, बंदे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया, 5 बंदे चाहिए थे आपको, उन 5 बंदों को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब प्लेस वर्ड से आ गया बच्चे। प्लेस वर्ड का मतलब क्या है, आपने उस पर्सन को जिसको आपने सिलेक्ट किया उसको एक राइट प्लेस दी कि भाई ये तेरा कैबिन है, ये तेरा ऑफिस है, तूने इस ऑफिस के अंदर बैठना है। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, प्लेसमेंट रेफर्स टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब्स टू द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड। तो भी कहते हैं जो उसको जॉब दे देनी है, उसको प्लेस बता देनी कि भाई तुम्हारी कौन सी जगह है, कहाँ पे तुमने बैठ के क्या काम करना है, इज कॉल्ड प्लेसमेंट। नेक्स्ट आया ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन का बच्चे मतलब समझो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन को इंडक्शन भी बोलते हैं, और इंडक्शन इस तरह से लर्न करो, इंट्रोडक्शन। आप एम्प्लॉइज जो सा न्यू आपने सिलेक्ट किया, आप उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसके साथ, कि भाई देख ये तूने यहाँ पे बैठना है, वो तो प्लेसमेंट हो गई। अब तेरे साथ सुपीरियर कौन होंगे, अबव तेरे से हायर रैंक पे, तेरे सबऑर्डिनेट साथ में काम करने वाले कौन से होंगे, आपके अंडर कौन से पर्सन आपके काम करेंगे, आपने किसको रिपोर्ट करना है, किसको आपने आंसरेबल हो। उसके बाद कैंटीन कहाँ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर बना हुआ है, वो सब के बारे, जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो कि भाई ये चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो समझ ले दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन और इंडक्शन। एंड इसका 1 मार्क्स का बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू। क्लियर हो गया। सो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे अभी कहा कि जॉन से एम्प्लॉइज अब सिलेक्ट हो जाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना, द सिलेक्टिव एम्प्लॉइज, सिलेक्टेड एम्प्लॉइज टू द अदर एम्प्लॉइज, फेमिलराइजिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे बताना, कुछ प्रेजेंटेशंस बतानी, इंट्रोडक्शन टू द सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग्स, इन सब के साथ इंट्रोडक्शन करानी। अगर आप लोगों ने सुना होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, वहाँ फगवाड़ा के अंदर बनी हुई है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे तो 4-5 दिन का जो न्यू टीचर्स आते हैं, 4-5 दिन का उनका पूरा एक
ओरिएंटेशन का प्रोग्राम कराया जाता है, जहाँ पे उनको बस में बिठाकर पूरी यूनिवर्सिटी, जैसे कैंपस बहुत बड़ा है, उस कैंपस में पूरा राउंड दिलवाया जाता है उस कैंपस का। वहाँ पे दिखाया जाता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ पे आपको जाना है, अगर आपको हेड का, सीनियर का, काउंसलर्स, चांसलर्स का, वाइस चांसलर, इन सब की बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं। तो वहाँ पे उसके बाद टीचर्स की प्रेजेंटेशन की जाती है, स्टूडेंट से कोई, टीचर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको फाइलें बनाना सिखाया जाता है। तो दैट इज लॉन्ग प्रोसेस। कई ऑर्गेनाइजेशन में 1 घंटे का होता है, कईयों में 1 दिन का होता है, कईयों में 4-4 5-5 दिन का एक ओरिएंटेशन ही प्रोग्राम लेते हैं। आप देखो, जिस टाइम आपने +1 के अंदर भी आए, आपको ओरिएंटेशन, आपको प्रोग्राम लगाया गया होगा आपके स्कूल की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने ये बताया +1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपने कौन कौन से ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो वो क्या है, इंट्रोडक्शन करना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे या किसी चीज के बारे, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। डन। सो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट जो सा आया, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ध्यान रखना, देयर आर 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट। दोनों का मतलब अलग है। अब कहते हैं ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आप कहते हैं जब भी किसी एम्प्लॉय के पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी को भी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसके स्किल्स को क्या किया जा रहा है, स्किल्स को इंप्रूव किया जा रहा है एक जॉब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लम्बर की जॉब कर रहा है तो सिर्फ प्लम्बर का, कंप्यूटर की जॉब कर रहा है तो उसको कंप्यूटर स्किल्स दे दिए, ठीक है, मैकेनिक की कोई जॉब कर रहा है उसको मैकेनिक के स्किल्स दे दी। तो दैट मीन्स उसको हमने क्या कहा, ट्रेनिंग। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर जॉब को इंप्रूव किया जाता है। बट डेवलपमेंट हमने क्या कहा, डेवलपमेंट किस लिए की जाती है, दैट इज ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है, ताकि ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या किया जाता है, ग्रूमिंग। इसका मतलब क्या है कि कल को आप हायर पोजीशंस पे भी जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुबह टाइम पर काम पर आया करो, जब लेबर के अंदर लड़ाई हो तो लड़ाई को किस तरह सुलझाना है, ये जब चीजें बताई जा रही हैं रेगुलर बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। बट ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज वन शॉट फंक्शन है। आपने पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने किया, जैसे जॉब खत्म हुई आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। क्लियर। सो भी हमारा नेक्स्ट 5th पॉइंट आया। हमने क्या कहा, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंप्रूव्स द जॉब नॉलेज, बंदे की नॉलेज या जॉब इंप्रूव करता है, कॉम्पिटेंसी उसकी इंप्रूव करता है, सो एज टू एनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स एफिशिएंटली, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। फॉर करियर ग्रोथ, इट हेल्प्स इन करियर ग्रोथ के लिए। फर्स्ट क्या है, जॉब एफिशिएंटली करें, नंबर 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट आ गया कि जॉब नॉलेज पूरी मिले। सेकंड, जॉब को अच्छी तरह से एफिशिएंटली करें। थर्ड इज करियर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ, उनको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि आप जब डेवलप कर देते हो, ट्रेनिंग देते हो, एम्प्लॉइज बेटर काम कर लेते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने कहा 2 वर्ड से बना है, परफॉर्मेंस प्लस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स आप परफॉर्मेंस को अप्रेज, बच्चे लिख देते हैं कि अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, नो, इट इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर कर देख रहे हो। आपने कुछ टारगेट फिक्स किया था, जिस टारगेट को आपने क्या बोला, अपने स्टैंडर्ड। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर मैं आपने कहा कि 1000 पीस एक दिन में यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो वो क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड है। अभी आपने कंपेयर किसके साथ किया, उसको एक्चुअल वाली परफॉर्मेंस के साथ। कितने दिन में प्रोड्यूस हुए, मैडम 800 रुपया, 800 यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो वो क्या हो गया, आपको पता चल गया 200 यूनिट कम प्रोड्यूस हुए। तो जब आप टारगेट को और इसको क्या कर रहे हो, कंपेयर करके देख रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहां पे हमने क्या कहा, वो क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, ताकि बंदा क्या कर सके, आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके देख सको और उसको बेटर असाइनमेंट्स दे सको, प्रमोशंस दे सको, ट्रांसफर्स कर सको, जो कि एक क्या है, फीडबैक जब सुपीरियर अपना देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट आया, जब आपको लगता है कि इंप्लॉइज ने बहुत अच्छा काम किया, आप उनको क्या कर दो, प्रमोट कर दो। एंड जब भी आप प्रमोट करोगे, आपने क्या कहा, प्रमोशन में क्या होगा, एक तो आपका रोल बढ़ गया, रोल में इंक्रीज हो गया, आपका स्टेटस बढ़ गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और आपकी पे भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो भी हमने क्या कहा, ये कुछ चीजें चाहिए, रोल इंक्रीज हो गया, स्टेटस इंक्रीज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड लास्ट इज पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इंप्लॉइज को प्रमोशन देना या उनकी करियर को आगे फ्यूचर के लिए प्लान करना। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का बच्चे मतलब क्या है, इंप्लॉइज कोई भी आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्री फंडेड काम करने तो आ नहीं रहा, तो उसको क्या चाहिए, फाइनेंशियली ही वांट्स टू बी साउंड। तो कंपेंसेशन फाइनेंशियल मिल गया उसको, हमने क्या कहा, फाइनेंशियल हमने कंपेंसेशन दिया, जिसमें हमने कहा सैलरी हो गया,
ठीक है, उसके अलाउंसेस कोई भी हो गए किसी तरह का भी, ठीक है, पर्क्स हो गए, ये हम आगे करेंगे डिटेल के अंदर, पर्क्स हो गए और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो आप उनको इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हो, वो किसका पार्ट आ गया, कंपेंसेशन का पार्ट आ गया। तो देखिए क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास खुद कितना पैसा है देने के लिए, ठीक है, खुद की स्ट्रेंथ कितनी है देने के लिए, कितनी सैलरी आपका कंपटीटर कितना दे रहा है, रूल्स रेगुलेशन सरकार ने कितने बनाए कि मिनिमम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, आपकी जो इंप्लॉइज की यूनियन बनी हुई है, लेबर यूनियन बनी है, उनकी बात कितना वो अपना आगे बात रख सकते हैं। उसके बाद कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, तो कहते हैं जब भी आप कंपेंसेशन करते हो, कंपेंसेशन कुछ रिवॉर्ड्स हैं जिसको देखकर वो बंदा आपके साथ टिका रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। क्लियर हो गया। अब हमने आगे पढ़ा इसके अंदर, हमने कहा डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, इंसेंटिव, कमीशन। इनडायरेक्ट कैसे हो सकता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपने उसको घर दे दिया, उसको कार दे दी फ्री में इस्तेमाल करने के लिए, तो ये सब चीजें क्या हो गई, कंपनसेशन का पार्ट बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या प्रोसेस है मैन पावर प्लानिंग की, हम लोग स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस क्या है, हमने वो उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम डिटर्मिनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जहां वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस था, और लास्ट कहां तक किया, कंपेंसेशन तक। क्लियर। सो उसके अगला वाला पॉइंट बचे हमारा जो सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, अभी जितने भी हमने पॉइंट्स किए थे, अब इन पॉइंट्स को सबको हम डिटेल के अंदर करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आया, दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे को, केस स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कहते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने क्या कहा, मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से आप, हमने कहा था रिक्रूटमेंट क्या होता है, क्रिएटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स, उनको इनवाइट करना कि भाई आओ हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करो। तो हमने कहा कि सोर्सेज कौन से हैं बच्चे, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, नंबर वन इज इंटरनल सोर्स एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो अभी इंटरनल सोर्स का पहले हमने करने लगे। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन से ही आपको कोई वैकेंसीज अराइज होती है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर से वो वैकेंसीज को भरना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब खाली हुई, अब क्या है, कोई सीनियर टीचर जो बहुत सालों से वहां पे जॉब कर रहा था, आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको हायर पोस्ट के ऊपर बिठा दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। दैट मीन्स इंटरनली ही आपने उस वैकेंसी को फुलफिल किया। तो दैट मीन्स इट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज टू फिल अप द वेकेंट जॉब्स। तो कहते हैं जो एग्जिस्टिंग आपकी जो सी वैकेंसीज हैं, जो उनसे पर्सन है, आप उनको ही हायर पोजिशन पे बिठा रहे हो। अब हमने क्या कहा, टू सोर्सेज हैं जहां से आप लेकर आ सकते हो विद इन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वन इज प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब हमने अभी पहले भी किया पीछे, प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन कहता कि आपने क्या करना है, अब प्रमोशन क्या कहता है, प्रमोशन के अंदर आपकी हायर वेट्स रोल मिल रहा है आपको, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टेटस भी हाई होगा, आपका क्या हाई होगा, साथ में पे भी हाई हो रही है। तो ये चारों चीजें जब इंक्रीज हो रही हैं, हमने क्या कहा, पर्सन क्या होता है, प्रमोटेड, दैट मीन्स टू अ हायर पोजीशन। हमेशा याद रखो प्रमोशन क्या होगी, हमेशा मूव टू, पर्सन इज मूव टू हायर पोजीशन, उसको हायर पोजीशन पे उसको शिफ्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम लोअर लेवल, लोअर लेवल से उसको हायर पोजीशन दी गई, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, स्टेटस दिया गया, फैसिलिटीज दी गई। फॉर एग्जांपल वेकेंट पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर आप कैसे फिल कर सकते हो, प्रमोटिंग ब्रांच मैनेजर, जीएम आपने रखने तो ब्रांच मैनेजर को ही आप प्रमोट कर दो हायर पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा, वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल किस तरह होती है बच्चे, वर्टिकल मीन्स आप पहले इस लेवल पर थे, लोअर लेवल पर थे, आपको कहाँ पे किया गया, हायर लेवल पर किया गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्टिकल शिफ्टिंग का। तो एम्प्लॉइज की होती है जिसके साथ क्या, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस, लॉयल्टी, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज प्रमोशन एट द हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल। आप जैसे ही एक पर्सन को आप हायर लेवल पे करोगे, उसके नीचे नीचे जितने भी पर्सन लोअर लेवल पर है वो सभी हायर लेवल पर प्रमोट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, उसको हायर पोजीशन दे देनी। अब लेकिन ट्रांसफर में क्या है बच्चे, ट्रांसफर कहता है कि ट्रांसफर में ना ही रोल चेंज, आपका रोल चेंज हुआ, ना ही आपका स्टेटस चेंज हुआ, ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ खास फर्क आया, ना ही आपकी पे में फर्क आया,
एंड ना ही आपके स्टेटस में फर्क आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी शिफ्टिंग हो रही है। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग हो रही है। कहाँ से? वन सिटी से दूसरी सिटी, सेकेंड सिटी में चले गए, ठीक है। वन ब्रांच से सेकेंड ब्रांच में चले गए, ठीक है। वन टाउन से, या आपने उसकी जो भी उनकी आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह, तो वहां पे क्या है, किसी चीज में बदलाव नहीं आता। तो देखो लिखा है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। वन डिपार्टमेंट से आप कर दो, एक सिटी से भी जा सकते हो। टू अ मेजर चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी भी चेंज आ सकती है, एंड बहुत मेजर चेंज भी आ सकती है। नॉट मेजर चेंज इन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी चेंज, ठीक है। It brings a change in the duties. It may bring in change in duties and responsibilities. थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन, ऑब्वियसली जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह ब्रांच में बैठते हो या सिटी के अंदर ट्रांसफर होते हो, तो जितना उनका वहाँ का स्टैंड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो ब्रांचेस में फर्क आया। फॉर एग्जांपल, आप अर्बन एरिया से किसी बैंक के अंदर जैसे काम कर रहे हो, किसी के फादर कर रहे हैं, तो अभी क्या है, मदर काम करे, कोई भी पेरेंट्स काम करे, तो आपने क्या है कि आप जौन सी अर्बन एरिया से आपको विलेज के अंदर अगर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई यार वर्किंग कंडीशन में थोड़ा सा तो चेंज आया ही है, ठीक है। बट सैलरी में कोई चेंज एज सच नहीं आता। सो इट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मीन्स आप यहाँ पे बैठे हो ए सीट पे या ए डिपार्टमेंट में, आपका किस डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग हो गई, आप सेम लेवल के ऊपर सी डिपार्टमेंट में आपकी शिफ्टिंग हो गई है, तो आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया? सो अभी यहाँ पे क्या है, इससे क्या होगा, दैट हेल्प्स इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन। आप एम्प्लॉइज को निकालते नहीं हो, सिर्फ उसको दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया। इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स या ग्रीवियंसेस, जो आपको किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो आपने उसको क्या कर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि इंटरनल सोर्सेज दो हैं बच्चे, फर्स्ट इज प्रमोशन एंड सेकंड इज ट्रांसफर्स। अभी इसके मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स इज मोटिवेशनल टू एम्प्लॉइज। तो अभी ऑब्वियसली जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक टीचर प्रिंसिपल बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली मजा तो आएगा ही। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि प्रमोशन क्या, हायर लेवल पर जाना, उसके साथ क्या है, नेक्स्ट वाले लोअर लेवल्स को भी मिलता है मौका आगे बढ़ने का, जिससे कमिटमेंट बढ़ जाती है, लॉयल्टी बढ़ती है, इंप्लॉइज की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है कि भाई यार ये तो मजा आ गया, हमारी अगली प्रमोशन हमारी है, हम हायर स्टेटस पे जाएंगे, ठीक है। एंड एक शांति बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि पता है कि आपको ही अगली पोजीशन पे जाना है। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अभी आपको एम्प्लॉइज अपने बीच में से, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से तो चूज करने, तो आपका जो इतना सिरदर्दी है कि सिलेक्शन करेंगे, उनको कहाँ बिठाएंगे, कौन सा बंदा आएगा, रिक्रूटमेंट करना, वो सारे झंझट आपके खत्म हो गए, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे, और ऑर्गेनाइजेशन को आपके बारे पता है, तो आपको दोनों का एक मैच बन जाता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर ट्रेनिंग। अब कहते हैं कि यहाँ ट्रांसफर्स के साथ क्या है, आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग बेटर दे सकते हो। जब अगर आपने हायर पोजीशन यहाँ पे रखी, तो आप ट्रेनिंग की फैसिलिटी ज्यादा बेटर दे सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बारे एम्प्लॉइज को ऑलरेडी फेमिलियर है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग सरप्लस वर्कफोर्स। अगर आपको लगता है कि ओवर स्टाफिंग हो गई है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप बेटर है कि ट्रांसफर कर दो या प्रमोशन कर दो। आपको निकालना नहीं है, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, सिर्फ आप शिफ्ट मार सकते हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। आपको चीप पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, बिकॉज आपकी कॉस्ट कम लग रही है, आपको कोई न्यूज़पेपर टीवी ऐड नहीं देनी पड़ रही, कोई सिलेक्शन के ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, ट्रेनिंग के ऊपर टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, तो वो क्या है आपके लिए जरा इकोनॉमिकल है। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में देखिए कुछ नुकसान भी है इसके। प्रिवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। तो अभी कहते हैं इससे क्या है, न्यू टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता, लेकिन उसके कारण कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, इन ब्रीडिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कौन सी प्रॉब्लम, इन ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग मींस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई हमारा ही तरीका है, हम लोग जैसे मर्जी रहेंगे, ओल्ड वेज में काम करेंगे, और इसके बाद तो हमारी प्रमोशन नहीं होनी, किसी और को थोड़ी ना हमारी सीट मिलनी है। तो उस चक्कर में विद इन ऑर्गेनाइजेशन न्यू ब्लड को आप आने ही नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इज लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है लेजी। अब जौन से विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोग काम करें, वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं कि चल छोड़ो यार, क्या ही है, हम साल 2 साल फ्री भी बैठेंगे, उसके बाद तीसरे साल अपनी तो प्रमोशन होनी है। तो बंदा थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, क्योंकि उसको पता है टाइम बाउंड प्रमोशन में तो हमारा ही नाम आएगा, तीसरा साल जब टाइम आएगा हमारा, तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, उससे पहले चुप करके बैठे रहो। तो वहां पे क्या हो गया, वो लेथार्जी हो जाते हैं। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं सूटेबल, क्योंकि ऑलरेडी कोई बंदा ही नहीं है। अभी तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, तो कैसे प्रमोट करोगे, कैसे ट्रांसफर करोगे, क्योंकि उसमें कोई बंदे ही नहीं होते, तो अल्टीमेटली आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंपटीशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप इंटरनल प्रमोशन या ट्रांसफर करते हो, इतना कंपटीशन नहीं है, पता है दो या एक या दो बंदे हैं उनके अंदर से। लेकिन अगर ये बाहर से लेकर आते, तो बाहर से तो 50-60 लोगों ने अप्लाई करना था। तो इस चक्कर में क्या है कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के अंदर।
नेक्स्ट इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज थोड़ा सा यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो वहां पे क्या है, जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। तो दीज आर ऑल ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ, हमने क्या पढ़ा, इंटरनल सोर्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से बच्चे एक सोर्स आता ही आता है। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है, जो सोर्सेज हमने कहा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बंदे नहीं, भीतर से नहीं लेने, आपने बाहर से लेने, ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपने पर्सन चूज करने हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट कौन सा आया, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बच्चे मतलब क्या है, देखो आपने कई बार क्या किया होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिख कर लगाया होता है काम करने वाले लड़के या लड़की की जरूरत, लिखा होता है शॉप्स पे लिखा होता है कि है ना सेल्स गर्ल सेल्स बॉय चाहिए। दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड कि उसको हमने क्या कहा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। देखिए क्या लिखा है, नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड, कंपनी के जो नोटिस बोर्ड है या दीवार है या उसका दरवाजा है उसके ऊपर लगाया होता है कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। जॉब सीकर्स आते हैं, पढ़ते हैं आउटसाइड से, स्पेसिफाइड डे को या जो भी उनका टाइम रखा होता है उस दिन आके क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन हो जाती है। और इस मेथड के लिए भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि अनस्किल्ड जॉब, मतलब जहाँ पे ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, आपको ज्यादा कारीगरी नहीं चाहिए, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए कौन सा मेथड है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से करना। अब ऐसे इंप्लॉइज जो अपॉइंट किए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, कैजुअल और बदली वर्कर्स भी बोला जाता है। और उनको कैसे पे की जाती है, डेली वेज, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। जब जरूरत पड़ी आपने उनको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि काम करने वाले लड़के या लड़की की जरूरत, और उसके जब काम किया उतने दिन की आपने तनख्वाह दी, आपको सस्ता पड़ता है बिकॉज कोई एडवर्टीजमेंट का आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन देयर इज रश ऑफ वर्क, जब आपको लगता है कि कुछ लोग एब्सेंट हो रहे हैं, जैसे लोग गाँव चले जाते हैं जब, है ना, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, या आपको लगता है कि हमारे पास इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा है, कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम आप क्या करते हो, परमानेंट वर्कर्स आपके एब्सेंट होते तो आप कैजुअल वर्कर्स या बदली वर्कर्स रख लेते हो। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस वाले पॉइंट को ही यही क्वेश्चन में आ जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चे आया दैट इज कैजुअल कॉलर्स। अभी देखना ध्यान रखो, कैजुअल इसे बोला गया बदली वर्कर्स को, लेकिन वो कैजुअल की डेफिनेशन में नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स मींस, देखो नाम क्या है, कैजुअल प्लस कॉलर्स। रैंडमली मैं बैठी थी, हेलो हाँ जी XYZ स्कूल, आपकी कोई वैकेंसी है यहाँ पर, तो वहां पे क्या हो गया, आपने कैजुअली वहां पे कॉल करके पूछा कि भाई कोई वैकेंसी है, आगे से जवाब आया कि हाँ भाई आप अपने रिज्यूमे हमारे को दे दो, आपका जो CV बना हुआ है वो हमारे को दे दो, हम जब जॉब होगी हम आपको बुला लेंगे। दैट मीन्स आपने कैजुअली कॉल किया उनको। एंड इन केस इफ देखो क्या लिखे, कंपनीज कीप डाटाबेस, उनके पास आपका डाटा चला गया ऑफ अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड मींस किसी ने आपको एडवाइस नहीं किया, सॉलिसिट होता है एडवाइस करना, अनसॉलिसिट मींस आपको किसी ने एडवाइस नहीं किया, अनएडवाइज्ड एप्लीकेशंस चली जाती हैं। व्हेन सुटेबल वैकेंसी अराइज, सच कैजुअल कॉलर्स कैन बी कंसीडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपको उनको बुलाते हो। इट इज इकोनॉमिकल मेथड एज देयर इज नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द वैकेंसी, आपको कोई जॉब की वैकेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही आप बैठे थे, कॉल किया, कंपनी ने डाटाबेस इकट्ठा हो गया, कंपनी को जब जरूरत पड़ी कंपनी अपना डाटाबेस खोला और आपको बुला लिया, भाई आ जाओ आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स का बच्चे मतलब क्या है, कंपनीज क्या करती है, टीवी न्यूज़पेपर्स के अंदर अपनी एड्स देती हैं, मैगजीन्स के अंदर पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। डिस्क्रिप्शन मींस आपको कौन सी ड्यूटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और आप किस टाइप का पर्सन चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे सब कुछ डिटेल लिखा होता है न्यूज़पेपर में। और कंपनी के पास इतना ज्यादा चॉइस आती है, अगर सपोज करो मैंने क्या किया, आज मुझे मेरे लिए अपने ऑफिस के लिए पर्सन चाहिए, तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में उसकी क्वालिफिकेशन जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर में उसकी एड डाली, सो मच फ्लड ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या कहा, दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का बच्चे मतलब क्या है, अब ये एक सरकारी दफ्तर है, ठीक है। अगर आप आपके अपने शहरों में आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पंजाब में तो बता सकती हूँ, पंजाब में लुधियाना है एक, लुधियाना के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी है, वो सरकारी है। उसके बाद पटियाला जाओ आप, पटियाला के अंदर पंजाबी यूनिवर्सिटी जौन सी बनी है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या, एक सरकारी दफ्तर है जहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स निकलती हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन की बीकॉम या BBA करने के बाद अब आप अपना रिज्यूमे दे आओ, जो लुधियाना वाले में, जैसे मेरे को अपने पंजाब की तरफ पता है, अगर आपने मास्टर्स कर लिए तो पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाके दिया हो। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या करते हैं, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं,
तो उस टाइम क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं वो एम्प्लॉयर्स के इन टच में होती हैं, एंड वेन एवर जो भी कोई वैकेंसी आती है तो उनको वहाँ पे क्या किया जाता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली दिया गया। तो अभी जैसे आपको बताती हूँ, यूजली क्या होता है कि हम जैसे +2 करते हैं ना या ग्रेजुएशन करते हैं, हमारे को शौक आता है कि हम लोग ने भैया पैसा कमाना है, अभी तो हमने कोई जॉब नहीं करनी। तो मैंने जब अपने टाइम पर भी किया, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपने फादर साहब के साथ जाके अपने आप को रजिस्टर करा लिया। तो मुझे भी आया कि एक कपड़े वाली दुकान पे, क्योंकि खाली बीकॉम की हुई थी उस टाइम तक, एमफिल एमकॉम यूजीसी पीएचडी तो बाद में की कितने साल बाद। तो अभी यहाँ पे क्या है, उस टाइम मुझे आई कि आपने कपड़े तय लगाने वाली दुकान के अंदर 4-5 हज़ार की नौकरी का पोस्ट कार्ड आया हमारे को कि आपके लिए वैकेंसी है। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि मैंने वहां पे काम नहीं करना। देन आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, मुझे तो ये काम नहीं करना, 4-5 हज़ार की नौकरी, मुझे तो कहीं पढ़ना है आगे। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का काम ये है। अब कहते हैं ये जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स के अंदर एक लिंक कौन बिठाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिठा दिए। बट सम ऑफ द टाइम्स रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं, इन रिकॉर्ड्स का जिस तरह कर्म है ना सरकारी दफ्तर के अंदर, कई बार रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हुए, तो वो उसके कारण क्या होता है, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब नहीं मिल पाती। क्लियर। सो नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये क्या है, जैसे हमने कहा पिछले वाला क्या था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये कौन सी हैं, प्राइवेट लोगों ने अपना कंसल्टेंट्स ऑफिसेज खोले होते हैं। वहां पे क्या होता है, कंसल्टेंट्स हैं वो रिक्रूट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, लोग उनको अपना अपना जॉब रिज्यूमे देके जाते हैं। वो कॉल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको काम करने वाले लड़के की जरूरत है या बंदे की जरूरत है, तो हम आपके पास इतनी उनसे कुछ फीस चार्ज करते हैं ये लोग इस चीज के लिए, और टेक्निकल प्रोफेशनल या मैनेजरियल पोस्ट, और यहाँ पे यूजली पढ़े लिखे लोग जाते हैं, एमबीए बीटेक वाले लोग जाते हैं, वो जाते हैं। तो हमने यहाँ रखा, अभी तक जितने करे थे हम वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के लिए थी। अभी ये क्या है, टेक्निकल के लिए है। ठीक है, प्रोफेशनल जॉन से हो गए या मैनेजरियल एमबीए वाले बच्चे हैं, वो वहां पर जाते हैं। तो दीज आर टॉप एग्जीक्यूटिव जॉन से हैं, कंपनीज कहाँ से उनको राइट ऑफर कहाँ से मिलता है, प्लेसमेंट कंसल्टेंसी जॉन से एक प्राइवेट फर्म्स है, और ये क्या चार्ज करती हैं, अपने काम की फीस। एंड यूजली कंपनी से भी चार्ज कर देती है फीस, और साथ में किससे चार्ज करती है, कैंडिडेट से भी, दोनों सी से ये क्या कर देती है, अपने पैसा चार्ज करती है, और उनका गुजारा उससे चलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। अभी कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है, आप लोगों ने देखा हो कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर। स्कूल्स में तो कम ही होती, स्कूल्स में तो नहीं होती, कॉलेजेस के अंदर हो गई या यूनिवर्सिटीज के अंदर हो गई। तो ये क्या है, जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक के बच्चे हो गए, या हमने कहा बीकॉम ग्रेजुएशन बीबीए वगैरह के स्टूडेंट्स हो गए, या एमबीए के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, नर्सिंग वगैरह के स्टूडेंट्स हो गई, इन सब की कहाँ पे फिर एमबीबीएस वाले बच्चे हो गए, इन सब की क्या किया जाता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर इनकी नौकरियां मतलब आती हैं कंपनीज, और कंपनीज आकर इनको क्या करती हैं, इनसे आके इंटरव्यू वगैरह लेती हैं। तो दे मेंटेन अ क्लोज रिलेशन विद यूनिवर्सिटीज। तो कंपनीज का इनके साथ एक अच्छा रिलेशन किसके साथ बना के लगती है, रिलेशन इज रिलेशन, किसके साथ रिलेशन बनाती है, यूनिवर्सिटीज के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, और क्वालिफाइड लोग उनको प्रोवाइड करती है। जैसे हमने क्या कहा, आईआईटीज आईएम्स एंड सो मेनी अदर कंपनीज जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, रिप्यूटेड में जाती हैं, और वहां से बच्चों को अपॉइंट करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, मेरे पास एक पर्सन एक्स लगा हुआ है काम करने के लिए, उस एक्स की जो रिकमेंडेशन के साथ मैंने एक और पर्सन वाई को अपॉइंट कर लिया, तो वहां पे क्या, दैट मीन्स रिकमेंड, अगर आपका जो इंटरनल आपका पर्सन काम लगा है, वही किसी की रिकमेंडेशन सिफारिश लगा देता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ अवेलेबल है, कि सूटेबल पर्सन है, हमारे फ्रेंड्स में से या रिलेटिव्स में से एग्जिस्टिंग बंदा ही बताता है। और इसके कारण क्या होता है, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को भी लगता है कि यार मेरे लिए इजी हो गया, मेरा रिश्तेदार या कोई काम पर लग गया साथ में। उसके बाद आपको भी होता है कि एक विश्वास वाला बंदा आपके साथ लग गया, क्योंकि वो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने ही आपको बताया होता है। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से होते हैं, जो हमने कहा ठेकेदार लोग होते हैं। ठेकेदार भी वो क्या करते हैं, अपने अनस्किल्ड लोग जौन से या सेमी स्किल्ड लोगों को क्या करते हैं, ठेके पे या दिहाड़ी पे जौन से मजदूरों को काम लगा देते हैं, लेबर को, और उनको क्या करते हैं, वर्कर्स। आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट नोटिस के लिए आपको कभी भी कोई काम लेबर चाहिए तो आप किसके पास जाते हो, ठेकेदार लोगों के पास जाते हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अभी हमने पीछे एडवर्टाइजिंग पढ़ा भी, तो एडवर्टीजमेंट्स क्या है, टीवी के अंदर आप देखिए चैनल्स के नीचे लास्ट फ्लैश लाइट चल रही होती, नीचे लाइन चल रही होती, जहाँ पे ये लिखा होता है कि कौन से पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, कैमरामैन की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, सेल्स गर्ल्स की है ना, स्पोक्स पर्सन की वहाँ रिक्वायरमेंट है। सो वो क्या हो गया, टीवी के अंदर आपने ऐड दी। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है, कि आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट्स, जैसे हमने कहा
naukri.com हो गई, ठीक है, jobsmonster.com है, कुछ वेबसाइट्स हैं, आजकल तो लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा चल गया है, वहाँ पे भी लोग अपनी जॉब्स ढूँढते हैं। तो वो क्या है, वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी आप अपनी नौकरी को ढूँढ सकते हो। सो दीज़ ऑल वर 10 पॉइंट्स वर किसके हैं पॉइंट्स? एक्सटर्नल के। इससे पहले 2 पॉइंट्स थे, दे वर इंटरनल। तो इसमें से क्वेश्चन पक्का ही है बच्चे केस स्टडी का। आपको ध्यान से आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डिस्कस 4-5 सोर्सेज दिए होंगे, उनको आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सप्लेन करो। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट इज मैरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। अभी खुद देखिए, जब आप बाहर से बंदा लेकर आ रहे हो, आपको क्वालिफाइड पर्सन मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, वेकेंट पोजीशन पे आप क्वालिफाइड पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो आपकी जॉब के लिए आए। वाइडर चॉइस, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी, एक 5 पोजीशन थी, 5 के लिए 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक वाइडर चॉइस है राइट कैंडिडेट को चूज करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्रेश टैलेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साफ ब्लड इन द सेंस कि एक फ्रेश टैलेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, जो कि अच्छा पढ़ लिख कर आ रहा है, न्यू अभी बीटेक की या मास्टर्स की, एमबीए की, तो वो बच्चा आप अपनी नौकरी में रख रहे हो, तो आपको क्या हो गया कि मे बी हो सकता है कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉइज नहीं अच्छे काम करे, तो फ्रेश टैलेंटेड और न्यू ब्लड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो, न्यू आइडियाज को लेकर आते हो। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ऑब्वियसली जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछले में हमने पढ़ा था लेदारची, बहुत आराम कर रहे थे, लेजी हो रहे थे, अभी उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया कि बाहर वाला एम्प्लॉय आएगा और हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर हमें आगे प्रमोशंस चाहिए हैं तो। क्लियर? नेक्स्ट इस क्या है डीमेरिट्स बच्चे। डीमेरिट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? डीमेरिट्स मींस कि इसके क्या नुकसान है। हमने कहा डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो उनसे आएंगे पुराने लगे हुए वो तो खार खाएंगे, खुंदक खाएंगे, भाई हमारी जगह इतने सालों की हमने ली थी, आके हमारा बॉस कोई और कैसे बन सकता है। तो वहां पे क्या है, दे फील समटाइम्स लेस चांसेस ऑफ प्रमोशन, उनको ऐसा लगता है और वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथी प्रोसेस, क्योंकि बाहर से कोई पर्सन आएगा, आप 4-5 राउंड टेस्ट लोगे, इंटरव्यू लोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन लोगे, बहुत लंबी प्रोसेस है अगर आप बाहर से ले रहे हो। उसके बाद आपको उस बंदे का माइंडसेट अंडरस्टैंड करना है, उसको क्या नाम है, ट्रेनिंग उसकी देनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें इज क्वाइट लेंथी प्रोसेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में ऐड डालने से दोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी सिलेक्शन करोगे, फिर आपको टाइम लग रहा है, कॉस्ट लग रही है, उसके बाद ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर टाइम कॉस्ट लग रहा है, उसको समझा रहे हो सब कुछ, तो वहां पे क्या एडवर्टीजमेंट, इन सब चीजों की प्रोसेसिंग जब हो रही है, जब तक बंदा सेट नहीं बैठता आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका क्या है, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। ठीक है, तो दीज आर ऑल मैरिट्स एज वेल एज डी मैरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। बच्चे इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, अच्छे से करके जाइए। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मिलते हैं, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन करेंगे इसके बाद, राइट।